हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आ जाइए फटाफट से क्लास में। और हमारी क्लास जो आज रहने वाली है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला जो टॉपिक चल रहा था, वो तो भाई कंप्लीट हो गया है। पर हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर लिया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई बात नहीं, यहाँ कंप्यूटर का सामान्य परिचय लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को भी उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने हार्डवेयर स्टार्ट कर लिए थे। और हार्डवेयर में भी हम लोग जो है इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आज हमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम आउटपुट डिवाइस। तो आज वाली क्लास जो है हमारी आउटपुट डिवाइस पे रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले जो है मैं पहले आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि भाई किस तरीके से आउटपुट डिवाइस जो है वो काम करती है। और किस तरीके से अगर हम बात करें तो कि भाई ये इनपुट डिवाइस जो है, भाई पहली पहले ही अगर बात करें तो जैसे हमारा कंप्यूटर जो है ना, उसकी मेन जो है कार्य प्रणाली क्या है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मेन क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर बेस होता है आईपीओ प्रणाली पे। किस पे होता है भाई? आईपीओ प्रणाली पे। और सभी को मालूम है कि आईपीओ का मतलब क्या होता है। अगर आईपीओ की हम बात करें तो आईपीओ का मीन्स है इनपुट। आईपीओ का मीन्स क्या है भाई? इनपुट। और पी का मीन्स क्या है भाई? यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस। और ओ का मतलब क्या है? आउटपुट, ठीक है। तो इसी पे जो है हमारा कंप्यूटर काम करता है। यानी इसका कहने का मतलब की है कि सबसे पहले कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो आपने डाटा क्या किया? इनपुट किया। डाटा इनपुट किया, पहला काम ये आपने किया। देन उसके बाद में उस डाटा पे क्या होती है? डाटा प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे डाटा प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और फिर डाटा प्रोसेस होने के बाद में फिर क्या होता है भाई? डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस डाटा को आपको आउटपुट के रूप में, प्रोसेस्ड डाटा जो है वो भी आपको आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में दिखाता है ना। तो आउटपुट के रूप में भाई क्या आता है? प्रोसेस्ड डाटा आता है, ठीक है। चलिए, तो ये काम हो गया आपका कि भाई पहले इनपुट दे दिया गया, डाटा प्रोसेस हो गया और फिर प्रोसेस डाटा हमारे को आउटपुट के रूप में मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको भाई। इनपुट आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा किसके माध्यम से इनपुट करते हो भाई? आप करते हो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही आप जो है कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हो। तो अब जब आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हो तो ध्यान से समझना है यहाँ पे भाई। इनपुट डिवाइस के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेनली जैसे कि आप कीबोर्ड का यूज सबसे ज्यादा करते हो ना। तो कीबोर्ड से जैसे कि आपने कुछ भी टाइप किया, कीबोर्ड से आपने कोई भी डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है ना, कुछ टाइप किया आपने। तो कीबोर्ड पे तो आपको पता है कि इंग्लिश में अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, स्पेशल साइन वहाँ लगे हुए होते हैं। तो भाई वो इंग्लिश में जो अक्षर लिखे हुए हैं वो तो सिर्फ हम समझते हैं, हमारी भाषा होती है, मतलब वो हमारे मानव की भाषा है। तो कीबोर्ड पे जो लिखी गई भाषा है वो तो हमारी भाषा है। उस कीबोर्ड के प्रत्येक बटन के नीचे एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं आस्की कोड। क्या कहते हैं भाई? आस्की कोड कहेंगे उसको, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं ये, ठीक है। तो जो ये आस्की कोड होते हैं, ये आस्की कोड है जो है, ये किस में कोडिंग होती है इस आस्की कोड की? इस आस्की कोड की कोडिंग होती है मशीनी भाषा में। किस में होती है भाई? मशीनी भाषा में होती है। और मशीनी भाषा भाई किसकी भाषा है? मशीनी भाषा जो है वो कंप्यूटर की समझने वाली भाषा है। तो भाई कोई भी इनपुट डिवाइस जो है, ये इनपुट डिवाइस, इसका पहला काम क्या है? डाटा को इनपुट करना। लेकिन ये डाटा को इनपुट करने से पहले भी एक काम करती है, मानवीय भाषा को मानवीय भाषा को मशीनी भाषा, मानवीय भाषा में दिए गए, अच्छा चलो अगली स्लाइड पे अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखना समझना कि इनपुट डिवाइस जो होती है, इनपुट डिवाइस, इसका मेन काम क्या है? डाटा को इनपुट करना। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करना मेन कार्य तो इसी का यही है। अब ये डाटा को जब इनपुट करती है तो किस तरीके से काम करती है? ये करती है मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को, मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को निर्देशों को मशीनी भाषा मशीन ही भाषा में परिवर्तित करके, मशीनी भाषा में परिवर्तित करके करके कंप्यूटर में भेजती है। कंप्यूटर में
भेजती है, मशीनी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर में भेजती है। तो इनपुट डिवाइस का तो मेन काम क्या है भाई? इनपुट डिवाइस का मेन काम है कि जो मानवीय भाषा में जो निर्देश दिए गए होते हैं उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर के अंदर वो डाटा जो है अंदर जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर वो डाटा किस रूप में पहुंचा है भाई? कंप्यूटर के अंदर वो डाटा पहुंचा है मशीनी भाषा में। किस में पहुंचा है? मशीनी भाषा में। कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा में आए गए निर्देशों पे प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने पर भी वो जो मतलब निर्देश रहते हैं वो किस भाषा में रहेंगे? वो तब भी किस में रहेंगे भाई? मशीनी भाषा में ही रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इसी एक भाषा को समझता है, इसके अलावा उसको और कोई भाषा नहीं आती है ना। तो निर्देश उसके पास पहुंचे ही मशीनी भाषा में है, तो इसमें प्रोसेस भी वो किस में करेगा भाई? मशीनी भाषा के अंदर ही प्रोसेस करेगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इस प्रोसेस किए गए डाटा को भेजेगा किसके पास? आउटपुट डिवाइस के पास। किसके पास भेजेगा भाई? आउटपुट डिवाइस के पास भेजेगा। अब आउटपुट डिवाइस का मेन काम क्या है? आउटपुट डिवाइस का मेन काम होता है जो निर्देश कंप्यूटर द्वारा आउटपुट डिवाइस को दिए गए, मतलब प्रोसेस किया गया जो डाटा आउटपुट डिवाइस के पास भेजा गया, उसको रिजल्ट के रूप में, उसको रिजल्ट या परिणाम के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाना, ये काम किसका है भाई? आउटपुट डिवाइस का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यह आउटपुट डिवाइस भी क्या काम करेगी? आउटपुट डिवाइस के पास में जो निर्देश आए थे वो आए थे किस भाषा में भाई? मशीनी भाषा में आए थे, क्योंकि कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया था, डाटा प्रोसेस किया था, वो प्रोसेस किया हुआ डाटा किस में था? मशीनी भाषा में था। तो आउटपुट डिवाइस क्या करती है? मशीनी भाषा में मिले मशीनी भाषा में मिले निर्देशों को मशीनी भाषा में मिले निर्देशों को मानवीय भाषा में मानवीय भाषा में मानवीय भाषा में बदलकर आउटपुट के रूप में दिखाती है। मानवीय भाषा में बदलकर आउटपुट के रूप में दिखाती है, ठीक है। आउटपुट के रूप में दिखाती है। समझ में आ गई ये बात? तो आपको एक तो मेन इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए ये चीज याद रखनी है कि इनपुट डिवाइस का काम तो क्या है भाई? इनपुट डिवाइस का काम तो है मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, और आउटपुट डिवाइस का काम क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस का काम है मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलना, दिखाती है, ठीक है। चलिए, तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, एक एक करके आउटपुट डिवाइस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो पहले देखिएगा कि आउटपुट डिवाइस जो है वो किस तरीके से काम करती है। यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है, यानी मतलब एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे, बाइनरी डाटा का मतलब समझ गए होंगे आप, 0 1 डिजिट, और 0 1 डिजिट की ये भाषा कौन सी है भाई? मशीनी भाषा है ना। तो बाइनरी डाटा को लेकर उसे उपयोगकर्ता यानी यूजर के लिए उपयुक्त डाटा में बदल देता है। तो यूजर के लिए उपयुक्त डाटा कौन सा है भाई? उसके लिए तो उपयुक्त डाटा है मानवीय भाषा, ठीक है, उसमें बदल देता है। तो ये चीज तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब कैसे कैसे प्रोसेस होता है आउटपुट डिवाइस में, वो ध्यान से समझना। सीपीयू से बाइनरी डाटा आउटपुट डिवाइस को भेजा जाता है, फिर आउटपुट डिवाइस उसको किसके पास भेजती है? यूजर के समक्ष भेजती है। यूजर के समक्ष यानी मॉनिटर स्क्रीन पे उसके सामने दिखाती है। तो इस तरीके से ये आउटपुट डिवाइस काम करती है। अब आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है? अगर आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि भाई प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, मतलब कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है। तो आपको पता है कि कीबोर्ड और माउस का उपयोग हम जो है सबसे ज़्यादा मतलब कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए करते हैं। तो वो दोनों डिवाइस जो है कंप्यूटर में प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहलाती है। वैसे ही अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम आउटपुट डिवाइस के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, तो मॉनिटर को, किसको लेते हैं भाई? मॉनिटर को। तो मॉनिटर जो है वो एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। तो देखो, आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर हो गया, यहाँ पर स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर को। देखो, मॉनिटर जो है इसको वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी एक ऐसी यूनिट जो है क्या करती है? डिस्प्ले करने का काम करती है। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शित करने का, किसी सूचना को या किसी भी डाटा को जो है मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित करने का काम कर देगी, वही क्या कहलाएगी भाई? वो ऐसी यूनिट क्या कहलाती है? डिस्प्ले यूनिट कहलाती है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या है भाई? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। तो मॉनिटर का अन्य नाम, भाई इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। तो मॉनिटर को अन्य नाम भाई किस नाम से पुकारा जाता है? इसको कहा जाता है वीडियो के नाम से, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाली लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है
जो डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। अब आप सोचेंगे कि ये सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है? समझिएगा, अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट डिवाइस भी 2 प्रकार की होती है। अब आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार की कैसे भई? एक आउटपुट डिवाइस तो वो जो कि हमें जो है रिज़ल्ट या परिणाम जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाती है। ठीक है? एक तो हमें जो रिज़ल्ट या परिणाम जो है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाएगी, इसलिए वो क्या हो गएँगी भई सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। लाइक जैसे मैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो आपके भाई मॉनिटर जो है वो किस में आ जाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। मैं बात करूँ प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर भी किसके अंदर आ जाएगा भाई? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाएगा। और एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जिससे हम जो है रिजल्ट या परिणाम को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। वो क्या कहलाएगी भाई? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस लाइक जैसे कि मैं बात करूँ प्रिंटर हो गया आपका, प्रिंटर से हम जो है हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर हो गया आपके, प्लोटर हो गया आपके, प्रिंटर प्लोटर जो है ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो भाई बेसिकली हम जो मॉनिटर स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉनिटर जो है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में भी कैसी आउटपुट डिवाइस है भाई? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी जो भी डाटा प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद में उस प्रोसेस डाटा को जो है यूजर के सामने कहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है? भाई इस मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये मॉनिटर क्या कहलाता है? वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाती है। ठीक है, चलो तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर का काम समझ में आपको आ गया होगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं कि भई अब मॉनिटर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे भई मॉनिटर की गुणवत्ता अगर अपने को मापनी हो, हमें कैसे पता चले कि कौन-सा मॉनिटर जो है वो एक अच्छी क्वालिटी वाला मॉनिटर होगा? कैसे पता करेंगे हम ये ना? ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर कि भई जो है मॉनिटर खुद कितने प्रकार का हो सकता है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर या इसको कह दो मॉनिटर का वर्गीकरण, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। चलिए, अब देखो इसके अंदर प्रदर्शित के आधार पे यानी कि डिस्प्ले के आधार पे मॉनिटर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो अगर मॉनिटर का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके आधार पे? डिस्प्ले के आधार पे, प्रदर्शन के आधार पे, है ना? कि वो आपको मॉनिटर जो है वो स्क्रीन पे आपको जो भी सूचनाएँ प्रदर्शित कर रहा है, वो सूचनाएँ किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो डिस्प्ले के आधार पे मॉनिटर होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम को मॉनिटर का मतलब है कि ये सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि जो है ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे आप पुरानी टीवियों की बात करें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो आपने देखा होगा कि उसपे डिस्प्ले पे जो भी सूचनाएं आती थी उसमें कोई कलर नहीं होता था, है ना? तो एक ही कलर यूज किए गए थे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। ठीक है, तो ऐसे तो ऐसे मॉनिटर क्या कहलाएंगे भाई? मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाएंगे। और एक होते हैं कलर मॉनिटर, जिसमें जैसे कि अगर हम बात करें कि आज के टाइम की जो हम टीवी यूज कर रहे हैं ना, एलईडी वगैरह ये यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें कलर कलर आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कलर फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो भाई एक तो डिस्प्ले के आधार पे मॉनिटर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, मोनोक्रोम जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज करते हैं, और एक कलर वाले जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर यूज होते हैं। विभिन्न प्रकार के कलर भी नहीं कहेंगे, कलर वाले में भी कलर डिसाइड होते हैं, वो कलर अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कि मोनोक्रोम मॉनिटर ये श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। फिर आगे देखो कलर मॉनिटर ये 16, 32, 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। और इसके मेन 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आपको ये आरजीबी याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? आरजीबी याद रखना है। ठीक है, कि भाई कलर मॉनिटर जो डिस्प्ले होते हैं, कलर मॉनिटर जो होते हैं उनके डिस्प्ले के लिए मेन कलर कौन से है? तो वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, चलो, तथा इनके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। भाई इन्हीं को मिक्स करके जो है दूसरे रंग बनाए जाते हैं, इसलिए सामान्यतः मेन रंग तो इनके क्या है? आरजीबी है। आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। ये क्वेश्चंस भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कलर मॉनिटर में मेन मुख्य इनके रंग कौन से होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं बनावट के आधार पे कि भाई है ना मॉनिटर किस प्रकार का बना हुआ है ना। तो संरचना या बनावट के आधार पे मॉनिटर के 2 प्रकार होते हैं। मॉनिटर के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखो एक होता है कैथोड रे ट्यूब जिसको कहते हैं सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, जिसके अंदर क्या की गई होगी भाई? कैथोड रे ट्यूब यूज की गई होगी। इसको भी आप ऐसे ही समझेंगे एज लाइक जो हमारी पुरानी टीवी है जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती थी। तो आपने देखा होगा
कि वो मॉनिटर जो है पीछे की ओर से बहुत बड़ा होता था, है ना, मतलब पूरा एक डब्बे के शेप में बहुत बड़ा होता था वैसा मॉनिटर। तो कैथोड रे ट्यूब जिस मॉनिटर में यूज की जाती थी, वो मॉनिटर एक तो साइज में बहुत बड़े होते थे, ठीक है। यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बीम को नियंत्रित करके डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। ये टीवी स्क्रीन जैसा होता है। पुराने टीवी जो है वो इसी तरीके के थे ना, कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर। चलो, एक दूसरा मॉनिटर भाई एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी आप सबने देखा है, बिल्कुल फ्लैट पैनल वाले मॉनिटर होते हैं। और आजकल तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में फ्लैट पैनल वाले ही मॉनिटर है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिएगा कि जो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये किस प्रकार का होता है। इसमें दो परतों के बीच में तरल क्रिस्टल प्राप्त हो किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप में होता है। तो भाई लैपटॉप में फ्लैट पैनल वाला मॉनिटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक आप एलईडी को भी याद रख सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी अगर एलईडी वाले जो होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, पतले मॉनिटर होते हैं, बिल्कुल फ्लैट पैनल वाले मॉनिटर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो संरचना या बनावट के आधार पे मॉनिटर को मेनली आप तीन प्रकार से मानेंगे, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। चलिए आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसे पहचानी जाए, वो दो आधारों पर चेक किया जा सकता है। और वो दो आधार क्या है। सबसे पहले हम बात करें डॉट पिच। अब ये डॉट पिच क्या है तो ध्यान से समझना आप, है ना। कि सपोज कीजिए कि ये एक मॉनिटर है और ये मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है। अब इस मॉनिटर में जो है, जो डिस्प्ले होता है, जो प्रदर्शन होता है, वो होता किस वजह से है भाई। ये डिस्प्ले या प्रदर्शन होता है वो होता है छोटे छोटे बिंदुओं के कारण। इस मॉनिटर पे अगर हम बात करें तो इसमें वर्टिकल, यानी कि बिल्कुल ऐसे खड़े वो बिंदु होंगे छोटे छोटे। और इसी तरीके से जो है इन बिंदुओं की लाइन हॉरिजॉन्टल भी होगी। यानी जो ये छोटे बिंदु हैं, ये छोटे बिंदु ही क्या कहलाते हैं, मॉनिटर की अगर बात करें तो ये छोटे बिंदु कहलाते हैं पिक्सल। क्या कहलाते हैं भाई, पिक्सल, ठीक है। अब ये जो पिक्सल होते हैं, ये पिक्सल आपको हॉरिजॉन्टल भी मिलेंगे और वर्टिकल भी मिलेंगे। तो इन पिक्सलों का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट है, इन पिक्सलों का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिजोल्यूशन। क्या कहलाएगा भाई, रिजोल्यूशन कहलाएगा। या अब ये रिजोल्यूशन क्या है, इसको हम पहले बाद में समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल की वजह से इस मॉनिटर के डिस्प्ले पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बिंदु अगर पास पास में है, ये बिंदु अगर बिल्कुल पास पास में है, यानी इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गुणनफल अगर बहुत ज्यादा है, या यूं कह दो कि ये पिक्सल अगर संख्या में अधिक है, ये पिक्सल अगर संख्या में अधिक है, तो पिक्चर क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी और एक मॉनिटर का रिजोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। भाई आप अक्सर आप सुनते हो ना कि आप फ़ोन में भी फ़ोटो लेते हो और फिर किसी दूसरे को सेंड करते हो, तो पता है कि वो ये बोलता है कि भाई इसकी तो पिक्सल कट रही है। पिक्सल कटने का मतलब वो फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है ना। तो भाई मेन काम क्या है, मॉनिटर के अंदर कोई भी चीज़ डिस्प्ले इतनी अच्छे से कैसे हो, कोई भी चीज़ मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित अच्छे से कैसे हो, उसकी क्वालिटी क्लियर, एकदम क्लियर क्वालिटी कैसे हो, जो पिक्सल है वो पिक्सल क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। समझ में आ गई पहली बात तो, कि भाई हमें कोई भी इमेज दिखती है, हमें कोई भी पिक्चर अगर मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रही है, तो उसके दिखने का कारण क्या है, ये पिक्सल, जिसे कहेंगे हम छोटा बिंदु। इन छोटे बिंदुओं के कारण ही कोई इमेज हमारे को बिल्कुल सही ढंग से दिखाई देती है। कोई इमेज बनती ही इन बिंदुओं के कारण है, ठीक है। तो पहली चीज, पहला एक क्वेश्चन तो यहाँ से रेडी करना कि किसी भी मॉनिटर में डिस्प्ले डिस्प्ले किसके कारण होता है, प्रदर्शन किसके कारण होता है, तो छोटे छोटे बिंदुओं के कारण। और ये छोटे छोटे बिंदु क्या है भाई, ये छोटे छोटे बिंदु कहलाते हैं पिक्सल। क्या कहलाते हैं, पिक्सल, ठीक है। अब ये जो पिक्सल है, ये ऐसे मतलब वर्टिकल भी अरेंज होंगे, मतलब वर्टिकल भी अरेंज होंगे और ये हॉरिजॉन्टल भी अरेंज होंगे, ठीक है। जब इनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गुणनफल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, तो ये पिक्सल है, तो ये पिक्सल दो बिंदु है भाई, अपन ने पिक्सल किसको माना है, बिंदु को माना है ना। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है डॉट पिच। क्या कहलाती है भाई, डॉट पिच कहलाती है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये डॉट पिच जितना कम होगा, यानी ये डॉट पिच जितना कम होगा, इसका मतलब दो पिक्सल उतनी ही ज्यादा क्लोज होगी, उतनी ही ज्यादा नजदीक होगी। तो जब ये डॉट पिच कम होगा और ये दो पिक्सल
क्लोज होगी, बिल्कुल नज़दीक होगी, तो पिक्चर क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है तो हम उस प्रकार के मॉनिटर के लिए कह सकते हैं कि उसका रिजोल्यूशंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पिक्सल क्या है भाई, ये रिजोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सलों का गुणनफल। ठीक है, तो रिजोल्यूशन अच्छा, इसका मतलब कि पिक्सल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और पिक्सल बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसका मतलब उनका डॉट पिच उतना ही कम है, और डॉट पिच कम है तो इसका मतलब पिक्चर की क्वालिटी क्या आएगी भाई, बहुत अच्छी आएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो भाई डॉट पिच क्या है समझ में आ गया होगा, पिक्सल क्या है समझ में आ गया, रिजोल्यूशन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। भाई 3 क्वेश्चन आप यहाँ रेडी कर लीजिए आप, कि डॉट पिच ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। डॉट पिच भाई मेन तो डॉट पिच है क्या, 2 पिक्सलों के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है। तो डॉट पिच अगर कम होगी तो पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो डॉट पिच कम, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए भाई डॉट पिच अधिक है तो पिक्चर क्वालिटी उतनी ही कम है। समझ में आ गई ये बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो कि रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए। अगर रिजोल्यूशन अच्छा है यानी रिजोल्यूशन ज़्यादा है, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन अच्छा है तो पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी, रिजोल्यूशन कम है तो पिक्चर क्वालिटी उतनी ही कम आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इस आउटपुट डिवाइस में मतलब मॉनिटर को लेके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि भाई मॉनिटर की क्वालिटी के लिए हमें क्या क्या ध्यान में होना चाहिए। तो मॉनिटर की गुणवत्ता या क्वालिटी की पहचान के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डॉट पिच के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए भाई, डॉट पिच के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। इन्हीं बिंदुओं को डॉट या पिक्सल कहा जाता है। इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है भाई, डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नजदीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा, और इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक मॉनिटर की क्वालिटी जो है वो किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है डॉट पर इंच। ठीक है, तो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या होती है। डॉट पर इंच क्या है भाई, 1 इंच की लंबाई में कितने डॉट या कितने पिक्सल है, ये ही कहलाता है डॉट पर इंच। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो अब आगे देखो, दूसरी हमें क्या ध्यान में होनी चाहिए किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी के लिए, हमें पता होना चाहिए रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट। क्या मालूम होना चाहिए भाई, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट। रिजोल्यूशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि भाई किसी भी पिक्सल की किसी भी मॉनिटर में उपस्थित पिक्सल की, किसी भी मॉनिटर में उपस्थित पिक्सल की ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, इनका गुणनफल ही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिजोल्यूशन। क्या कहलाएगा भाई, रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जितने भी पिक्सल है भाई, ऊर्ध्वाधर यानी आड़े कितने सारे बिंदु लिखे हुए हैं, क्षैतिज यानी सॉरी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी खड़ी संख्या में बिंदु कितने हैं, क्षैतिज यानी आड़ी संख्या में बिंदु कितने हैं, उन सबको गुणा कर लो और उनकी जो संख्या आएगी उसी के बेस पे हम जो है किसी भी रिजोल्यूशन को बता सकते हैं। चलो ये स्क्रीन पर बने पिक्सल की गुणवत्ता तथा अगली सूचना प्राप्त होने पर पिक्सल में बदलाव की दर को बताता है। भाई रिजोल्यूशन क्या बताता है, रिजोल्यूशन बताता है कि पिक्सल की गुणवत्ता कितनी है, पिक्सल की संख्या ही कितनी है। दूसरा बताता है कि अगली सूचना प्राप्त होने पर पिक्सल में बदलाव की दर को बताएगा कि भाई पिक्सल उस समय कितनी दर में रहेगी। ये कंप्यूटर में प्रयुक्त वीडियो कार्ड क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने रिजोल्यूशन देख लिया, रिफ्रेश रेट देख ली। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटर की क्वालिटी हम कैसे और किस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने मॉनिटर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने पहली आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ इसके लिए एक लाइन आप ऐड कर लीजिए कि कंप्यूटर में प्राइमरी आउटपुट डिवाइस में प्राइमरी आउटपुट डिवाइस प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस को हम देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट आउटपुट
आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस कौन सी है भाई? प्रिंटर है। और प्रिंटर जो है वो किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस है भाई? अभी आगे हमने जो है जहाँ क्लास स्टार्ट करी थी, आउटपुट डिवाइस को पढ़ना शुरू किया था, तो वहाँ हमने देखा था कि भाई आउटपुट डिवाइस भी होती है दो प्रकार की। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो जब यहाँ पर इन दो के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया भी था आपको कि भाई जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, वो उसके अंदर हम दो को रखेंगे। एक तो रखेंगे हम मॉनिटर को, और एक हम रखेंगे किसको भाई? प्रोजेक्टर को। मॉनिटर और प्रोजेक्टर जो है वो तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और फिर आगे बात करी कि भाई हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने रखा था प्रिंटर, प्रिंटर और प्लॉटर। भाई किसको? प्रिंटर और प्लॉटर को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं हम, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है भाई? प्रिंटर एक हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति यानी परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाली आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्रिंटर क्षमता के अनुसार पे, कि कोई भी प्रिंटर है तो एक मिनट में कितने अक्षर प्रिंट करता है, मतलब एक मिनट में उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पे अगर हम बात करें, तो एक तो हमें प्रिंटर को पढ़ना है किसके आधार पे भाई? प्रिंटर क्षमता के अनुसार पे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। एक हमें उसका वर्गीकरण देखना है कि प्रिंट करने के तरीके के अनुसार पे, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार पे प्रिंटर कितने प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस पे भाई? प्रिंटर क्षमता के अनुसार पे, कि ना प्रिंटर कैपेसिटी क्या है उसकी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन प्रकार के प्रिंटर के बारे में हमें पढ़ना है, यानी प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर प्रिंटर होते हैं तीन प्रकार के। प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर प्रिंटर होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है करेक्टर प्रिंटर। तो नाम से ही पता चल रहा है, करेक्टर यानी एक अक्षर, यानी ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक अक्षर ही प्रिंट करते हैं, वो तो होंगे कौन से प्रिंटर भाई? कैरेक्टर प्रिंटर। फिर बात करें लाइन प्रिंटर, तो भाई ऐसे प्रिंटर जो एक समय में पूरी एक लाइन ही प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे सपोज कीजिएगा कि भाई ये एक सेकंड में केवल एक अक्षर प्रिंट कर रहा है, एक अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है, और ये जो है लाइन प्रिंटर वो एक सेकंड में पूरी एक लाइन प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, आगे बात करते हैं पेज प्रिंटर, यानी कि जो एक समय में पूरा एक पेज ही प्रिंट कर दे, तो वो प्रिंटर कौन सा होगा भाई? पेज प्रिंटर। तो ये उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंटिंग की कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन सा प्रिंटर की क्या कैपेसिटी है, वो कितने टाइम में क्या प्रिंट कर सकता है। एक अक्षर प्रिंट करने वाला कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंट करने वाला लाइन प्रिंटर, और एक पेज प्रिंट करने वाला पेज प्रिंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ सकता है कि प्रिंटिंग क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रिंटर नहीं है। तो वहां पर ऑप्शन में आपको ये तीन प्रिंटर के नाम देकर, एक इस तरफ से इंकजेट प्रिंटर वगैरह, इनके बारे में कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये जो है याद रखने हैं। चलो अब आगे बात करते हैं, और आगे देखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे किसके आधार पे? प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। अब प्रिंट करने के तरीके के आधार पे मैं बात करूं, तो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के। एक ऐसा प्रिंटर जिसमें कागज जो है बिल्कुल प्रिंटर को स्पर्श करेगा, है ना, यानी हम यूं कहते हैं कि जब प्रिंटर और कागज के बीच में कोई दूरी ना हो, एक तो ऐसे प्रिंटर होंगे, और एक ऐसे प्रिंटर जो कि कागज को छुए बिना या उसको स्पर्श किए बिना भी प्रिंटिंग कर देते हैं, तो कुछ ऐसे प्रिंटर भी होंगे। जब इनके प्रिंटर की प्रिंट करने के तरीके के आधार पे अगर हम बात करते हैं, तो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से भाई? एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ये कागज पर अपना इम्पैक्ट डालेगा, कागज पर अपना प्रभाव रखेगा। तो ऐसे प्रिंटर तो होंगे भाई इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि कागज और प्रिंटर के बीच, कागज जो है, कागज वे प्रिंटर स्पर्श करेंगे एक दूसरे को, कागज वे प्रिंटर स्पर्श करते हैं, तो ऐसे प्रिंटर तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और एक ऐसा प्रिंटर जो जिसमें कागज जो है प्रिंटर के बिल्कुल स्पर्श नहीं करेगा, वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यानी ऐसे प्रिंटर को हम कह सकते हैं कि जो ये कागज पर अपना प्रभाव नहीं रखेगा, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटिंग करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है। अब देख लेते हैं कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कौन कौन से ऐसे प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेसी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होते हैं भाई? ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और इधर बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इसके अंदर देखो कि एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, और एक होता है लेजर प्रिंटर। यानी थर्मल, इंकजेट और लेजर, थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि इनके अंदर अगर हम बात करें, तो कागज जो है वो सीधा सीधा प्रिंटर के, मतलब प्रिंटर से स्पर्श नहीं करेगा।
ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। और ये स्लाइड वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन यही से घुमा के दिए जाते हैं। क्वेश्चन जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, और उसमें 3 ऑप्शन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के होंगे और एक ऑप्शन जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का हो सकता है। तो आपको पहचान करनी है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, है ना। चलिए, अब एक एक करके हम इन सब प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनको लेके भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की। कैरेक्टर प्रिंटर यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन से प्रिंटर की, भाई जो प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे प्रिंटर है ना। तो देखो कि कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें तो यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक टाइम में सिर्फ एक ही अक्षर प्रिंट कर सके, वो कहलाते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, आगे देखो, लाइन प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, वो कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। एक बार में एक पूरा पेज प्रिंटर करता है, वो कहलाते हैं पेज प्रिंटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। भाई आपने पुराने टाइपराइटर देखे होंगे, और अभी भी मैं बात करूँ कि अगर आप कोर्ट के आसपास से कभी गुजरते हो तो आपको पता है कि वहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है उसकी आवाज़ भी कितनी तेज होती है ना। मतलब वो जो कीज़ वहाँ पे प्रेस की जाती है, बहुत टफ कीज़ होती है, उसको प्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब जोर लगाना पड़ता है, और उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भाई और आपने देखा भी होगा कि पेपर जो है उस पर लगातार जो है बटन से वो स्याही उस पर छोड़ी जाती है और पेपर प्रिंट होके बाहर निकलता रहता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर अगर हम बात करें तो एज लाइक ये पुराने टाइपराइटर की जैसे ही काम करता है। ठीक है, जिसमें पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करते हैं। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। अब सुनना, भाई कैरेक्टर प्रिंटर का अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल आप दे सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल है भाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक टाइम में केवल एक अक्षर ही प्रिंट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि एक कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देख लिया। देखो यहाँ पे आपको ये इस इमेज में भी दिख रहा होगा कि ये एक टाइपराइटर की जैसा प्रिंटर होता है, और इसमें जो है कि इसको बराबर प्रेस करते जाओ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, और काम जो अगर इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड बहुत धीमी है, क्योंकि भाई एक टाइम में जब एक कैरेक्टर ही प्रिंट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या होगी, भाई धीमी स्पीड है इसकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है। तो देखो यहाँ पर आपको शायद इस इमेज में क्लियर दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ पर देखो एक सिलेंडर आकृति का जो है यहाँ पर एक ये प्रिंटिंग हेड होता है। इस प्रिंटिंग हेड पे ही क्या होते हैं, जो है अक्षर टाइप किए हुए होते हैं, मतलब अक्षर बने हुए होते हैं, और फिर वो क्या करता है, जो पेपर है उस पेपर पे स्याही होती है, और जब जैसे ये प्रिंटिंग हेड उस पेपर पे चलता है, जैसे ये पेज है और इस पेज पे जैसे ही वो प्रिंटिंग हेड आएगा तो वो जो अक्षर है वो इस पेपर पे क्या होते जाएंगे, छपते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो अक्षर जो दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं घूमता है, और इसमें इसके प्रिंट हेड में छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर करेक्टर या कुछ छोटे अक्षरों को उभारते हैं। क्या करते हैं, करेक्टर को उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। कार्बन स्याही यूज की जाती है, इसमें कार्बन स्याही लिखना आप यहाँ पे कार्बन स्याही यूज की जाती है। ठीक है, चलो अब आगे देखें तो आगे जो है हम इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डेजी व्हील प्रिंटर। भाई डेजी व्हील प्रिंटर, पहले तो इसका नाम डेजी व्हील क्यों रखा, भाई डेजी व्हील जो है एक डेजी की अगर बात करूँ तो एक फ्लावर होता था, है ना, फ्लावर का ही नाम है डेजी। ठीक है, अब उस फ्लावर की अगर हम अगर शेप देखें तो उस फ्लावर का शेप होता था व्हील की आकृति का, यानी पहिए की आकृति का वो फ्लावर होता था, और वैसा ही ये प्रिंटर है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया, भाई डेजी व्हील प्रिंटर। और ऑब्वियसली आपको यहाँ इमेज में तो दिख ही रहा होगा, देखो ये रहा, ये पहिए की आकृति का प्रिंटर होता था, और एक फ्लावर भी इसी तरीके का होता था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि फ्लावर की ये बीच का हिस्सा होता था और उसी इस तरीके से पंखुड़ियां निकली हुई रहती थी। वो डेजी व्हील जो डेजी फ्लावर जो था ना, उसी की तरीके का ये प्रिंटर होता है। अब इस प्रिंटर में होता क्या है, देखो कि जो ये अगर हम बात करें, ये जो पतली पतली यहाँ पे ये जो प्लास्टिक की ये जो स्टिक लगी हुई है इसके अंदर,
इस प्रत्येक प्लास्टिक की स्टिक पे सबसे लास्ट वाले हिस्से पर एक करेक्टर छपा होता था। यहाँ पर इसके लास्ट वाले पॉइंट पर एक-एक करेक्टर छपा हुआ, मतलब एक-एक करेक्टर लिखा हुआ होता था। तो एक तरीके से देखें तो ये प्रिंटर भी क्या करता था, एक टाइम में केवल एक अक्षर ही प्रिंट कर पाता था, है ना? पहले ये वाले स्टिक से एक अक्षर प्रिंट होता, फिर इस वाली स्टिक से, फिर इस वाली स्टिक से। तो भाई एक टाइम में एक ही अक्षर प्रिंट कर रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि डेज़ी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये दोनों ही जो है कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो अब देखो डेज़ी व्हील प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेज़ी व्हील लगा रहता है। डेज़ी व्हील यानी ये पहिए जैसी आकृति लगी हुई है, ठीक है? ये देखो ये रहा व्हील, ठीक है? इसके अंदर वाला ये जो ये पहिए जैसी आकृति है, ये पहिया ही है, समझो ये गोल-गोल घूमता है और प्रिंटिंग होती जाती है। तो गोल घूमकर आवश्यक अक्षर प्रिंट करता है, से ग्राफ या रेखाचित्र नहीं आ सकते। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चंस बना भी है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिससे ग्राफ या रेखाचित्र प्रिंट नहीं करवा सकते, तो वो है डेज़ी व्हील प्रिंटर। और इस प्रकार के प्रिंटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था लेटर लिखने में। किसमें किया जाता था भाई? लेटर लिखने में। तो ये दोनों ही जो है, आप इसको दोनों ही लाइनों को याद रखेंगे कि एक ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा ग्राफ या रेखाचित्र नहीं बना सकते वो है डेज़ी व्हील प्रिंटर, और एक ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखने में ही यानी पत्र लिखने में ही उपयोग किया जाता है, वो भी कौन सा है भाई? डेज़ी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ नोट डाल के आप लिख लो, नोट डाल के लिख लीजिए कि इसका उपयोग का उपयोग का उपयोग सबसे ज्यादा का उपयोग सबसे ज्यादा पत्र लिखने में किया जाता है। सबसे ज्यादा पत्र लिखने में पत्र लिख किया जाता है। पत्र लिखने का मतलब कि जो इनविटेशन कार्ड वगैरह छपाए जाते हैं ना, उसमें इस तरीके के प्रिंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये लेटर क्वालिटी का जो है, अगर बात करें हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेज़ी व्हील प्रिंटर, तो ये दोनों ही लेटर क्वालिटी के प्रिंटर है। लेटर क्वालिटी के प्रिंटर मतलब एक टाइम में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख एक चीज और मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में आपको बताऊंगी कि ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, इसके अंदर डॉट के द्वारा, भाई यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर में ना ऐसे पिन लगी हुई होती थी, के अंदर छोटी छोटी पिन्स लगी हुई होती है। वो पिन ही क्या करती है, कागज पर प्रहार करती है और अक्षर छापती है, कागज पर प्रहार करती है और अक्षर छापती है। तो यहाँ पर इस पिन के डॉट के माध्यम से ये प्रिंटिंग हो रही है, तो ये कहलाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग। क्या कहलाती है भाई? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग। लेकिन ये जो प्रिंटिंग होती है ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती होगी। लाइक अगर मैं बात करूं, तो आप लोग देखो कि जब आप बैंक की पासबुक में जब एंट्री करवा के लाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो वहां पर जो प्रिंटर यूज किया गया ना, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है, क्योंकि डॉट के द्वारा प्रिंटिंग होती है, और डॉट के द्वारा प्रिंटिंग होती है तो कई सालों बाद में वो प्रिंटिंग जो है वहां से हट भी जाती है ना? तो इतनी स्पष्ट क्वालिटी वाली जो प्रिंटिंग नहीं होती है। समझ में आ गई? और एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया है, बैंक की पासबुक को आप देख लो। ठीक है, अगर हम बात करें बस की टिकट पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी प्रिंटिंग इतनी क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, समझ में आ गया? चलो अब आगे देखो, डेज़ी व्हील प्रिंटर की बात करें, तो डेज़ी व्हील प्रिंटर में भी सेम चीज़ यही होगी। ठीक है, इसकी भी जो है प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर इनमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर नए नए प्रिंटर का विकास हुआ, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना? जो ये टेक्निक आई थी भाई कि कागज को छुए बिना ही आप उस पर प्रिंटिंग कर दो, तो इस टेक्निक के आधार पे अगर हम देखें, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है भाई? इसमें रिबन नहीं रहता है तथा विद्युत या रासायनिक विधि द्वारा, तो आप यहाँ से इस लाइन को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन सी प्रिंटर है जिसमें विद्युत या रासायनिक विधि द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, तो आपको आंसर देना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करके फिर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती, भाई इससे कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती है, जबकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनसे कार्बन कॉपियां प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलो अब ऐसे प्रिंटर कौन कौन से हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें, तो हमें 3 प्रिंटर को याद रखना है। एक हमें याद रखना है थर्मल प्रिंटर, एक हमें याद रखना है इंकजेट प्रिंटर, और एक हमें याद रखना है लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम थर्मल प्रिंटर पे। देखो नाम से ही पता चल रहा है थर्मल, यानी कि जो तापीय विधि के द्वारा, यानी जिसमें मतलब जो है टेम्परेचर या ताप विधि के द्वारा जो है हम प्रिंटिंग करेंगे, तो ऐसे प्रिंटर होते हैं थर्मल प्रिंटर। अब थर्मल प्रिंटर के लिए भाई एक चीज ध्यान रखना कि थर्मल प्रिंटर के द्वारा
जो प्रिंटिंग की जाती है उसके लिए थर्मोक्रोमिक कागज़ होने ज़रूरी है। थर्मोक्रोमिक कागज़ एक्चुअल में होते क्या हैं? कागज़ के ऊपर जो है वैक्स की कोटिंग की गई होती है ना, एक पेपर होता है, उस पेपर पर वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग मतलब मोम की परत होती है ना, वैक्स कोटिंग यानी मोम की परत। तो है ना, जो ये कागज़ है, इस पर अगर मोम की परत लगी हुई है, तो इसका मतलब ये कागज़ अगर आप छू के देखोगे, स्पर्श करके देखोगे, तो बिल्कुल चिकना होगा। ठीक है। अब जो है थर्मल प्रिंटर के लिए अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किस प्रिंटर के लिए किया जाता है। थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किस प्रिंटर के लिए किया जाता है, तो थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग थर्मल प्रिंटर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? थर्मल प्रिंटर के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसको, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है, जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक जो है आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, पर खर्च अधिक आता है। क्योंकि देखो खर्च इसलिए अधिक आता है कि पहले तो कि भाई इसके इसके लिए थर्मोक्रोमिक कागज होना जरूरी है, जो कि महंगे आते हैं ना। अगर थर्मोक्रोमिक कागज नहीं है तो फिर ये थर्मल प्रिंटर जो है सामान्य पेज पे प्रिंट नहीं कर सकता। दूसरी बात कि भाई इसके अंदर जो है शाई की बौछार की जाती है इस पेपर पर, तो उसके अंदर ताप अधिक रखा जाता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कभी कभी इससे प्रिंटिंग सही भी नहीं होती है। और ऐसी प्रिंटिंग कहाँ पर देखी होगी आपने? अगर मैं बात करूं, अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो शॉपिंग मॉल से जो आपको बिलिंग मिलती है ना, आपको जो बिल मिलता है वो बिल क्या है भाई? वहां पर वो थर्मोक्रोमिक प्रिंटर ही है। ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि उस बिल को लाकर आप घर पे रख देते हो, और आप जब उसको महीनों या 2 महीने बाद अगर आप गलती से उसको उठा के देखोगे तो उससे प्रिंटिंग हट चुकी होगी। क्यों हट चुकी होगी? क्योंकि भई जो ये थर्मोक्रोमिक पे कागज़ है, इसपे मोम की परत होती है, उसकी वजह से जो है उस पर अक्षर जो है ज़्यादा समय तक टिकते नहीं है ना। तो ऐसी प्रिंटिंग कुछ समय बाद में जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और कहाँ उदाहरण देखा आपने इसका? और अगर मैं इसकी उदाहरण की बात करूँ तो जो ये बस की टिकट है, बस की टिकट पे भी जो है इसी प्रकार के थर्मल प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो चलिए, थर्मल प्रिंटर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब जिसमें ताप के यूज़ से हम प्रिंटिंग करेंगे। ताप के यूज़ से मतलब वो स्याही को गर्म किया जाता है और फिर उसको पेपर पे छोड़ा जाता है। भई स्याही गर्म होती है तभी तो जाके इस मोम की परत पे छप जाती है, वरना तो ठंडी स्याही होती तो वो मोम की परत पे नहीं छपती। तो स्याही को गर्म किससे किया जाता है? ताप के प्रभाव से गर्म किया जाता है। चलें आगे, तो ये तो आप इसको इम्पोर्टेंट याद रखेंगे ही कि भई थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग, ठीक है? चलो, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम पढ़ने वाले हैं वो है इंकजेट प्रिंटर। कौन-सा प्रिंटर भई? इंकजेट प्रिंटर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भई इस वाले प्रिंटर में भी कोई इंक या कोई स्याही काम में ली गई होगी, है ना? यानी कि पेपर पर स्याही की बौछार करी जाएगी। चलिए, अब इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? एक नोजल लगी होती है। नोजल का मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने इंजेक्शन देखा होगा और उसके पास वाली जो नोजल होती है ना, नीडल जो होती है, नीडल के आकार की, मतलब सुई के आकार की इसमें नोजल पिन्स लगी हुई होती है। उन नोजल्स के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की स्याही भरी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है कि इंकजेट प्रिंटर में जो स्याही यूज की जाती है, 4 रंग की स्याही यूज की जाती है। वो 4 कलर आपको याद रखने हैं। टाई के 4 कलर आपको याद रखने हैं, ठीक है? उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो सबसे पहली चीज कि इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, जिसमें शाई की बोतल को क्या कहते हैं? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो शाई की बोतल को कहते हैं कार्टेज। क्या कहते हैं भाई? कार्टेज। तो ये शाई की बोतल का नाम याद रखना। इसको लेके इस तरीके से क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में कि कार्टेज बोतल का उपयोग निम्न में से किस प्रिंटर के अंदर किया जाता है? तो शाई की कार्टेज बोतल का उपयोग जो है वो इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। तो जिसमें शाई की बोतल कार्टेज रखी जाती है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोडल होते हैं। नोडल का मतलब नोजल लिखेंगे यहाँ पे। नोजल जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले बता दिया आपको कि एज लाइक नीडल होती है। नीडल यानी सुई की आकृति जैसी होती है ना, बहुत पतली पतली होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा शाई की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मन चाहे करैक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई? इंकजेट प्रिंटर। भाई इंक तो हो गई, इंक यूज की जा रही है इसलिए इंक। जेट यानी कि इस तरीके से समझ लो कि ये जो कार्टीज की बोतल है, इसमें सही देखो इसका डायग्राम, इसका जो इमेज है ना, उस इमेज से आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। देखो ये होता है, यहाँ पर देखो ये 4 बोतल लगी हुई है। अब इस 4 बोतल में आपको ये 4 कलर याद रखने हैं, और ये 4 कलर कौन कौन से हैं?
4 कलर में सबसे पहले भाई एक कलर है ब्लैक, एक है यहाँ पर रेड, एक है यहाँ पर येलो और एक है यहाँ पर ब्लू। ठीक है, ये इसके मेन 4 कलर है। कौन से भाई? ब्लू, येलो, रेड और ब्लैक। ब्लू, येलो, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये याद हो गए होंगे आपको कि भाई ये कौन कौन से कलर है। अब देखो कि आगे अगर हम बात करें, अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ कि अगर आपसे पूछे कि इंकजेट प्रिंटर के 4 प्रमुख कलर कौन से हैं, तो CYMK क्या होता है भाई? CYMK, CYMK याद रख लीजिए आप। C का मतलब होता है शान, C का मतलब होता है शान। शान कलर हम मान सकते हैं किसको? ब्लू कलर को। ब्लू कलर को अब क्या कह सकते हैं? शान कलर। Y का मतलब होता है येलो, Y का मतलब क्या होता है भाई? येलो। और M का मतलब एज लाइक हम मानते हैं मैजेंटा, मैजेंटा यानी हम इसको कौन सा कलर मान सकते हैं? रेड कलर मान सकते हैं। और K का मतलब होता है ब्लैक, K का मतलब क्या होता है? ब्लैक। तो CYMK से याद रख लो कि भाई CYMK जो है वो इंकजेट प्रिंटर की बोतलों में यूज किए गए कलर है। तो 4 कलर है, ब्लैक, रेड, येलो और ब्लू। चलिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन भी है जो हमने इसी क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मॉनिटर के मेन 3 कलर कौन से होते हैं, तो फटाफट से आप सोचिए आंसर। और मुझे ऐसी आशा है कि आपने आंसर सोच ही लिया होगा। तो देखो भाई, जो मॉनिटर है उसके भी मेन 3 कलर होते हैं RGB। कौन से होते हैं भाई? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये 4 बॉटल्स लगी हुई है, इन बॉटल्स को क्या कहा जाता है? इन बॉटल्स को कहा जाता है कार्टेज। क्या कहा जाता है? कार्टेज। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए भी है और ऐसा हो सकता है कि अगले किन्हीं एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो बॉटल्स होती है, इन बॉटल्स के अंदर ये 4 प्रकार की शई लगी हुई होती है। और इसके नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती है छोटी नीडल, यानी सुई के आकार की जो है, सुई जैसे आकार की छोटी छोटी पतली नलिकाएं होती है। और इन नलिकाओं से ही जो है शाई की क्या की जाती है? बौछार की जाती है। तो इनके मेन टॉप वाले हिस्से से जो है शाई बाहर निकलेगी और पेपर पर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इंकजेट प्रिंटर जो है वो काम करता है। और जाहिर सी बात है कि जब 4 कलर का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इनसे जो हमें प्रिंटिंग प्राप्त होगी, वो प्रिंटिंग कैसी होगी भाई? कलर प्रिंटिंग होगी। कैसी प्रिंटिंग होगी भाई? कलर प्रिंटिंग होगी। तो आपको ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं? चलो आप ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ बना देती हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में निम्न में से कौन सा प्रिंटर रंगीन प्रिंटिंग करता है? निम्न में से कौन सा प्रिंटर रंगीन या कलर्ड प्रिंटिंग करता है? और आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन बी है आपके पास में इंकजेट प्रिंटर, और ऑप्शन सी है आपके पास में लेजर प्रिंटर, और ऑप्शन डी है आपके पास में नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपने अभी अभी इसको पढ़ा है, इसलिए आप इसका आंसर तो जरूर दे ही देंगे। तो भाई इसका आंसर क्या है भाई? कलर प्रिंटिंग कौन सा करता है? इंकजेट प्रिंटर करता है। कलर प्रिंटिंग कौन करता है भाई? इंकजेट प्रिंटर करता है। थर्मल प्रिंटर से सिर्फ ब्लैक प्रिंटिंग आती है। लेजर प्रिंटर लाइक जैसे मैं आपको कहूँ फोटोकॉपी मशीन, तो उससे भी क्या होती है भाई? ब्लैक प्रिंटिंग होती है। तो कलर प्रिंटिंग करनी है तो हमें कौन से नॉन इंकजेट प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इंकजेट प्रिंटर का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने जो है 2 प्रिंटर देख लिए, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, एक प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर यानी कि इसमें लेजर किरणों का उपयोग करके फिर जो है प्रिंटिंग की जाएगी, है ना? लेजर किरणों के उपयोग के माध्यम से प्रिंटिंग होगी, यानी कि कागज पे जो है लेजर किरणों की बौछार की जाएगी, लेजर बीम डाली जाएगी, तब जाकर वहां पर प्रिंटिंग होगी। ठीक है, चलिए, ये उच्च गति वाला पेज प्रिंटर है। अब आपसे देखो यहाँ से ये लाइन जो है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी, भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के पड़े अपन ने, थर्मल, इंकजेट और लेजर। इन तीनों में सबसे हाई स्पीड वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे हाई स्पीड वाला पेज प्रिंटर है वो कौन सा है भाई? लेजर प्रिंटर है। ठीक है, चलो अब आगे देखो कि इसमें लेजर बीम यानी प्रकाशीय ड्रम
यानी फोटो कनेक्टिव ड्रम तथा आवेशित शाई टोनर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर शाई का यूज किया जाता है, या लेजर प्रिंटर में उपयोग की गई शाई क्या कहलाती है। अब देखो ध्यान से समझना, इंकजेट प्रिंटर में हम बात करें तो वहां पर भी शाई का यूज हो रहा था, पर वहां पर 4 प्रकार यानी 4 अलग अलग रंग की शाई का यूज हो रहा था। वो शायद जिस बॉटल में भरी हुई थी वो बॉटल कार्टेज कहलाती थी। और इधर अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर में जो शाई यूज होती है उस शाई को कहा जाता है टोनर। क्या कहा जाता है भाई, टोनर कहा जाता है। ठीक है, तो आवेशित शाई टोनर यानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कि भाई टोनर शाई यूज की जाती है, प्रकाशीय बीम के द्वारा इसमें प्रिंटिंग होती है। और सबसे हाई स्पीड वाला पेज प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। क्या है भाई, सबसे हाई स्पीड वाला पेज प्रिंटर है। आप इसका एक एग्जांपल कि भाई ये जो फोटोकॉपी मशीन है वो एज लाइक लेजर प्रिंटर ही है। देखा आपने आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है प्रिंटर कंप्लीट कर लिए है, यानी हमने हमारी दूसरी आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट कर ली है। और मैं फिर से आपसे कहूंगी कि भाई ये जो प्रिंटर वाला है, जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, आगे नेक्स्ट आता है प्लोटर। प्लोटर क्या है भाई, एक आउटपुट डिवाइस है। अब मेरा आपसे पहले क्वेश्चन कि आप लोगों ने पढ़ ली है कि जो है आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो फटाफट से याद कीजिए कि भाई जो प्लोटर है वो किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। भाई प्लोटर के माध्यम से क्या हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं या हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई कि प्लोटर से हम जो है हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्लोटर है वो एक प्रकार की कौन सी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्या है भाई, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त कर लिए जाते हैं। भाई जो बड़े बड़े मैप्स यानी बड़े बड़े नक्शे जो बनाए जाते हैं, या हम बात करें कि जो इंजीनियर होते हैं वो आप जो है घर बनाने के लिए पहले से जो है बड़े बड़े नक्शे या ग्राफ तैयार करता है, तो वो किसके माध्यम से करता है भाई, इस प्लोटर के माध्यम से। या हम बात कर ले कि हमें बड़े बैनर बनाने हो, तो ये बैनर भी किससे बनेंगे भाई, इसी से बनेंगे। किससे बनेंगे भाई, प्लोटर से बनेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, प्रिंटर और प्लोटर में पहले हम थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम इस ना प्लोटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर बात की जाए प्रिंटर और प्लोटर इन दोनों में डिफरेंस किया जाए, है ना, तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लोटर। डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लोटर। प्रिंटर और प्लॉटर में तुलना की जाए तो देखो जो प्रिंटर है इस प्रिंटर में प्रिंटिंग होती किसके माध्यम से है, और प्लॉटर है तो प्लॉटर में प्रिंटिंग किसके माध्यम से होती है। तो प्रिंटर में जो प्रिंटिंग है वो अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंटिंग पिन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, पिन के माध्यम से। लाइक आप ऑल पिन समझ लीजिए कि ऑल पिन की शेप की जो है प्रत्येक प्रिंटर में पिनें लगी होती थी और उसी के माध्यम से इसमें प्रिंटिंग होती है। तो पिन के द्वारा प्रिंटर होती है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, प्रिंटर। ठीक है, और अगर इधर बात करें प्लोटर की, तो प्लोटर में एक पेन लगा होता है। प्लोटर में क्या होता है भाई, एक पेन लगा होता है अंदर, उस पेन से ही जो है सारी प्रिंटिंग की जाती है, मतलब उस पेन से ही सारे शेप सारी आकृतियां बनाई जाती है। तो प्लोटर में पेन के द्वारा प्रिंटिंग होती है, पेन के द्वारा प्रिंटिंग होती है। ये आपने एक डिफरेंस देख लिया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा प्रिंटर से अगर हम बात करें तो हम छोटे रंगीन चित्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर से हम छोटे छोटे रंगीन रंगीन चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। छोटे छोटे रंगीन चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। और अगर हम बात करें कि आपको बड़े रेखा चित्र प्राप्त करने हो, बड़े रंगीन रेखा चित्र प्राप्त करने हो, तो बड़े बड़े रंगीन रेखा चित्र या ग्राफ, रंगीन रेखा चित्र या ग्राफ जो है वो प्लॉटर के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। किसके माध्यम से भाई, प्लॉटर के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है प्रिंटर और प्लॉटर के अंदर। ठीक है, चलो और अगर अगर स्पीड की भी हम बात करें तो प्रिंटर की स्पीड धीमी होती है किसके कंपैरिजन में, प्लॉटर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, प्लॉटर की तुलना में प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो थोड़ी धीमी गति की होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ स्पीड को लेकर भी आप लिख लोगे कि स्पीड जो है वो कम होती है प्रिंटर की। और जबकि हम बात करें प्लॉटर की तो प्लॉटर की स्पीड क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी प्लॉटर की स्पीड ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े रेखा चित्र ये टाइप वो करता है प्रिंट, है ना। चले अब आगे बढ़े।
तो आगे देखो कि भाई प्रिंटर और प्लॉटर में तो अभी हमने अंतर देखा है। अब आगे थोड़ा सा प्लॉटर के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर हाई क्वालिटी वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, सिटी प्लॉटर लिखो यहाँ पे, सिटी प्लानिंग नहीं, सिटी प्लॉटर या मानचित्र आदि में किया जाता है। प्लॉटर के दो मुख्य प्रकार होते हैं। अब प्लॉटर भी भाई दो प्रकार का मिलता है। दो प्रकार के प्लॉटर की अगर हम बात करें तो एक फ्लैट पैनल प्लॉटर होगा और एक ड्रम प्लॉटर होगा, ठीक है। तो देखो एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, यानी बिल्कुल जो समतल वाला होगा, बिल्कुल पतला वाला प्लॉटर होगा, और एक होता है ड्रम प्लॉटर। तो यहाँ पर जो ये इमेज है, हालांकि ये इतनी अच्छी से क्लीन नहीं दिख रही है, और अगर क्लियर दिख रही हो आपको तो फिर और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये जो है ये है ड्रम प्लॉटर है। ड्रम प्लॉटर मतलब इसके अंदर एक ड्रम रोल, ऐसा रोलर ड्रम लगा हुआ होता है जिससे ये कागज क्या है रोलिंग होते हुए प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा होगा कि भाई इससे कलर प्रिंटिंग की जा रही है, और इतने बड़े साइज का जो है यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, इतने बड़े साइज के पेपर पे प्रिंटिंग की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया ड्रम प्लॉटर और एक हो गया फ्लैट पैनल प्लॉटर, ठीक है। तो चलिए हमने ये डिवाइस भी कंप्लीट कर ली। अब आगे बात करते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। तो देखिएगा, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। क्या है भाई? स्पीकर है, ठीक है। अब स्पीकर में भाई, स्पीकर का भाई ये क्या करती है कि ये ध्वनि को बाहर निकालने, ध्वनि को बाहर, आउटपुट का मतलब भी क्या है, जब कोई रिजल्ट आपको परिणाम के रूप में बाहर प्रदर्शित हो, ठीक है। अब देखो एक कंपैरिजन करती हूँ मैं, माइक्रोफोन और स्पीकर, है ना। माइक्रोफोन में ध्वनि अंदर जाती थी, माइक्रोफोन में ध्वनि को, माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन एक क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता था कि जैसे ध्वनि को रिकॉर्ड किया, ध्वनि को अंदर इनपुट किया और कंप्यूटर में भेज दिया जाता था, कंप्यूटर में अंदर भेज दिया जाता था। तो माइक्रोफोन से तो ध्वनि कंप्यूटर के अंदर भेजी जाती है, ठीक है, और स्पीकर से ध्वनि को बाहर भेजा जाता है। इसलिए स्पीकर क्या है भाई? एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो स्पीकर यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो स्पीकर भी जो है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, लेकिन किस प्रकार की है भाई? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि भाई ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस भी हमने पढ़ ली। आगे देखो, आगे आता है स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टर का मतलब क्या है भाई? प्रोजेक्टर का मतलब होता है कि किसी छोटे चित्र को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करना, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर मतलब प्रक्षेपित करना, किसी चीज को जो है दूसरी स्थान पर जो है बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्टर सबने देख भी रखे होंगे, ठीक है ना। तो देखो कि प्रोजेक्टर जो है वो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है, ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सकता है। भाई जब आप जो है कि कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप प्रेजेंटेशन देते समय जो है आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़ी जनसंख्या समूह में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्टर भी यहाँ पर एक क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस है। और जो प्रोजेक्टर है वो किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस है भाई? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है भाई? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा कि ये स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया। अब इसके आगे देखो, वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। जो वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम होते हैं वो भी क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। भाई वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाले जो सिस्टम है, जो आवाज़ पहचान ले और कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर दे, वो तो होते हैं इनपुट डिवाइस। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वापस से वॉइस का रिप्लाई भी दे, तो वहाँ पर फिर ये वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस। तो देखो यहाँ पे कि इसकी सहायता से उपयोगकर्ता
कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है, ये दो प्रकार का होता है। एक आवाज पुनर्उत्पादन यानी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज को आवश्यकता अनुसार चलाया जाता है। कंप्यूटर में अगर पहले से कोई आवाज रिकॉर्ड की गई है तो उसको चलाने के लिए इस वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम का यूज किया जाता है। तो भाई बाहर आ रही है, कंप्यूटर से बाहर कोई आवाज आ रही है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करेगा। फिर देखो स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीच सिंथेसाइजर की बात करें तो इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज में बदला जाता है। कोई लिखित सूचना है, कोई रिटर्न में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको वॉइस के रूप में चेंज करना, तो वो कहलाता है स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। आप देखिएगा, आप खुद क्या करते हैं, अगर स्पीच सिंथेसाइजर की मैं बात करूं तो आप लोग एक काम करते हैं, गूगल से जब भी कुछ सर्च करते हैं तो उसके पास में जो स्पीकर लगा होता है उसको आप क्लिक करके और डायरेक्टली आप बोलते हो कि आप क्या खोजना चाहते हो ना, तो आपको पता है कि वो ऑटोमेटिक जो आप बोलते हो वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। तो एज लाइक ये ऐसे ही काम करता है स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम है वो भी क्या है भाई, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखो कि हमने जो है फाइनली आज वाली क्लास में हमारी आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं कुछ ऐसी डिवाइस बताना चाह रही हूँ जो कि इनपुट बहुत ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है, यानी जो इनपुट डिवाइस की जैसे भी रेस्पॉन्स करती है और आउटपुट डिवाइस की जैसे भी रेस्पॉन्स करती है। अगर कुछ आपको याद हो, अगर कुछ आपको दिमाग में आ रही हो तो आप बता दीजिए, और आप नहीं बताएंगे तो फिर मेरे को तो बताना ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, हमने इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है, हमने आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसी डिवाइस जो इनपुट व आउटपुट दोनों के रूप में यूज की जाती है, या एक ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों रेस्पॉन्स करती है। अब ऐसी डिवाइस कौन कौन सी है, तो ऐसी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी भाई, मॉडेम की। किसकी बात करेंगे, मॉडेम की। ठीक है, मॉडेम क्या है, मॉडेम को हम पढ़ेंगे नेटवर्क वाले टॉपिक में। मॉडेम को हम कहाँ पढ़ेंगे भाई, नेटवर्क वाले टॉपिक में, है ना। ये क्या करता है मॉडेम जो है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, इसका एक काम ये है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। तब ये क्या करता है भाई, मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन एनालॉग टू डिजिटल में चेंज कर रहा है तो मॉड्यूलेशन है। ठीक है, और अगर डिजिटल से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है देन ये उस समय डी मॉड्यूलेशन है। क्या है ये, डी मॉड्यूलेटर है। ठीक है, डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कर रहा है उस समय ये इनपुट डिवाइस की जैसे काम करेगा। किसकी जैसे काम करेगा भाई, ये इनपुट डिवाइस की जैसे काम करेगा। और जब ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है देन ये आउटपुट डिवाइस की जैसे यूज होता है। किसकी जैसे, आउटपुट डिवाइस की जैसे यूज होता है। तो मॉडेम क्या है भाई, मॉडेम एज लाइक बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉडेम एक प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें तो देखो हमारी फैक्स मशीन, फैक्स मशीन जो है, फैक्स मशीन भी जो है एज लाइक इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जैसे काम करती है। इसमें जब आप कोई पिक प्राप्त करते हो भाई, किसी ने किसी से, जैसे अगर बात करें कि जैसे आपने देखा ही होगा फैक्स मशीन में कि यहाँ बैठकर आप जो है किसी को अपनी पिक जो है आगे कहीं भेजना चाह रहे हैं ना, तो आपके द्वारा यहाँ से जो इमेज आपके द्वारा भेजी गई वो तो क्या अकेले भाई इनपुट हुआ उसके अंदर, और अगले ने वो इमेज आपकी वापस प्राप्त कर ली है, तो इसका मतलब वो क्या हुई है, आउटपुट हुई है। तो फैक्स मशीन भी जो है वो क्या कार्य करती है भाई, इनपुट आउटपुट दोनों जैसा कार्य करती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप इसमें लिख सकते हो कि इमेज सेंड करना, इमेज सेंड करना। तो जब इमेज सेंड की जा रही है उस समय ये मशीन इनपुट का काम कर रही है, और जब इमेज रिसीव की जा रही है, इमेज रिसीव की जा रही है देन उस समय ये जो मशीन है वो आउटपुट का काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि क्या और कोई ऐसी डिवाइस है जो बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट है, तो बिल्कुल है जी। अब अगर हम बात करें हेडसेट, हेडसेट की बात करें तो हेडसेट में देखिएगा स्पीकर और माइक दोनों लगे होते हैं। हेडसेट में स्पीकर और माइक दोनों लगे होते हैं, और आपको पता है कि स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है भाई, एक आउटपुट डिवाइस है, और माइक जो होता है वो एक प्रकार का क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। तो जो हमारे हेडसेट होते हैं वो एज लाइक बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के जैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए क्या इसके अलावा भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है क्या,
तो भाई यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये सभी क्या है, ये सभी की सभी क्या है भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलो, तो ये इनको भी याद रखना है, ये स्लाइड भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ना भूलें, ठीक है। मॉडेम, फैक्स मशीन, हेडसेट, ये सारे जो है, हेडसेट यानी हेडफोन, ठीक है। हेडफोन लिख लीजिए आप चाहे तो यहाँ पे, ये लिख लीजिए हेडफोन, ठीक है। ये सब क्या है भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है फाइनली हम लोगों ने है इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था हमारा हार्डवेयर वाला टॉपिक, और हार्डवेयर वाले टॉपिक में हमने हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पॉइंट था कि भाई हमें इसमें इनपुट डिवाइस पढ़नी थी, तो हमने सभी इनपुट डिवाइस पढ़ ली है। देन हमें पढ़ना था आउटपुट डिवाइस, तो हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ ली है, और आउटपुट डिवाइस के साथ ही हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों को एक साथ वापस पढ़ लिया है। और आगे बात करें, अब हमें पढ़नी है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या पढ़नी है भाई, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, वो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है प्रोसेसिंग डिवाइस पर। और जब हम प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्लीट कर लेंगे, देन हम जाएंगे मेमोरी डिवाइस पे, ठीक है। तो चलिए, हार्डवेयर वाले टॉपिक में हम 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप जो है पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।